अब हम पहुंचे थे क्वेश्चन नंबर 82. What happened the Indians to conceive of the nation of Englishmen? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, देयर लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे हम, हु कॉल्ड रीड एंड गैन फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, द एजुकेटेड इंडियंस। क्वेश्चन नंबर 84 है, फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ गिवन ए एंटोमिस ऑफ विक्टोरियस? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्हेन क्वाई सेड। क्वेश्चन नंबर 85 है, हु स्पीच डिड टैगोर लिस्टन टू एज ए बॉय? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि जॉन ब्राइट। क्वेश्चन नंबर 86 है, विच थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन से दैट द environment play an important role in acquisition of language? The child is a passive and receive of external influence from present siblings and other। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि सोशल इंटेग्रेशनल मॉडल। क्वेश्चन नंबर 87 है, इंग्लिश बिलोंग टू द फिल इन द ब्लैंक्स फैमिली ऑफ ऑर्गेन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इंडो यूरोपियन होगा, है नहीं। इंग्लिश बिलोंग टू द इंडियन यूरोपियन फैमिली ऑफ, तो इंग्लिश जो है हमारा इंडियन यूरोपियन फैमिली से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 88 देखेंगे, है ना। लिस्टेनिंग एंड स्पीकिंग आर नाउ एज, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आर्गुमेंटेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, व्हेन यू स्पीक टू प्रूव योर पॉइंट टू अदर देन योर स्पीड इज? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्गुमेंटेटिव। क्वेश्चन नंबर 19 है, चिल्ड्रन इनिटियली प्रोसेस एंड subsequently develop an innate understanding of grammar regardless of where they are raised. This innate grammatical system in named by चोमस्की एस, तो उन्होंने बताया कि यूनिवर्सल ग्रामर होगा, ठीक है। इसका जो 90 से अब हम देखेंगे चतुर्थ भाग है, विज्ञान एवं गणित है हमारा। क्वेश्चन नंबर 91 है, 91 का सही ऑप्शन सी होगा। 92 का जो है उसमें दिया है, त्रिभुज एबीसी में ए से बी सी तक लंबवत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो बी सी से ए सी तक लंबवत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि 5 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है, एक त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई निम्नलिखित नहीं हो सकती। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3.5 सेंटीमीटर नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे हम कि दिए गए चित्र में वो एक वृत्त का केंद्र है और कोण AOC बराबर 120 अंश, तो कोण BDC बराबर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 30 अंश होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, समानांतर चतुर्भुज ABCD में XY और Z का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 96 से 98 जो है, निम्नलिखित पाई चार्ट में एक पुस्तक प्रकाशित करने के खर्च के प्रतिशत विवरण का पता चलता है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके आधार पर दिए गए सवालों का जवाब दें। एक पुस्तक प्रकाशित करने में एक विभिन्न व्यय प्रतिशत में, तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक पाई चार्ट दिया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 96 है, अगर कुछ निश्चित पुस्तकों के लिए प्रकाशक को मुद्रण लागत के रूप में रुपये 30,600 का भुगतान करना पड़ता है, तो इस पुस्तक के लिए रॉयल्टी का भुगतान कितना होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा यानी 22,950 होगा। यानी मुद्रण लागत जो था टोटल 30,600 था और 30,600 रुपये भुगतान करना पड़ता है। तो इन पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान कितना है? 3600 रुपये भुगतान करना पड़ता है। इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी का भुगतान कितना होगा? तो 3600 में 20% क्या दिया है? मुद्रण लागत हो गया 20%, 20% 3600 का और 1% क्या दे दिया? मुद्रण लागत 20% दी है। तो इसको हम लोग
कि ये तो एक प्रतिशत का 1530 रुपया, 15% यानी कि 15% यानी कि 22, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, रॉयल्टी पर किए गए व्यय के अनुरूप क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। पुस्तक की कीमत सीपी के 20% के ऊपर चिन्हित की गई है। पुस्तक की अंकित मूल्य 180 है, तो पुस्तक की एक प्रति में प्रयुक्त कागज की लागत क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 37.50 रुपये है। निम्नलिखित प्रश्न क्रमांक 99 से 100 जो है पाई चार्ट में भी है, ये पाई चार्ट दिया है। निम्नलिखित में 1992 में निवेश के मुकाबले निवेश 1997 का अनुपात क्या था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 1992 में निवेश के मुकाबले 1997 31.36, तो 1992 में 65 था उसमें साल, तो 31.36/5.7 बराबर, इसको भाग दीजिए तो 5.50 होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, दिए गए अवधि के लिए भारत में एफडीआई में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस वर्ष प्रदर्शित है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी 1996 है। क्वेश्चन नंबर 101 है, ध्वनि का वेग होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो, यानी शुष्क हवा की अपेक्षा नम हवा में ज़्यादा। वायु में ध्वनि का वेग आर्द्रता बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, अर्थात नम वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की अपेक्षा अधिक होगा। प्रश्न 102 है, एक चुंबक की सुई को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, यह अनुभव करता है? तो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि बल आघूर्ण परंतु बल नहीं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी चुंबक की सुई के दोनों ध्रुव के समान एक एवं विपरीत बल अनुभव करते हैं, जिससे बल का परिणाम उदासीन हो जाता है परंतु बल आघूर्ण उपस्थित रहता है। अतः एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी चुंबक की सुई बल का अनुभव नहीं करती है, तब विकल्प सी सही है। प्रश्न 130 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग किसको बनाने में किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी जनरेटर को। विद्युत जनरेटर को बनाने के लिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग किया जा सकता है। इस नियम का प्रतिपादन वैज्ञानिक माइकल फैराडे द्वारा किया गया था। प्रश्न 104 है, निम्नलिखित में से कौन से सेलों में समान रासायनिक क्रिया होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी शुष्क सेल तथा लैक्लासी सेल होता है। शुष्क सेल को लेक्लेसो सेल भी कहा जाता है, क्योंकि शुष्क सेल की खोज जॉर्ज लेक्लास से द्वारा की गई थी। शुष्क सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। शुष्क सेल में जिंक की एक परत एनोड एवं कार्बन ग्रेफाइट की क्षण कैथोड का कार्य करती है। कैथोड एवं एनोड के बीच की जगह में नम अमोनिया क्लोराइड NH4Cl एक जिंक क्लोराइड ZnCl2 का मिश्रण भरा होता है। प्रश्न 105 देखेंगे हम, एक 220 वोल्ट तथा 100 वोल्ट वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। बल्ब द्वारा प्रयुक्त विद्युत शक्ति होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25 वाट होगा। मरामस निम्न में से किसकी कमी से होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि प्रोटीन एवं कैलोरी के। मरामस एक अल्पता रोग है जो मुख्यतः पोषण तत्वों की कमी के कारण होता है। पोषण तत्व जैसे प्रोटीन, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा पोषक तत्वों की कमी से होता है। यह आमतौर पर गरीबी एवं कुपोषण के कारण होता है। एक कण एक समान चाल से वृत्त में घूम रहा है, उसका नियत होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी गतिज ऊर्जा होगा। प्रश्न 108 है, एक कण 9 आयाम और 4 सेकंड आवर्त काल से सरल आवर्त गति कर रहा है, तो अधिकतम दूरी से आयाम के अधूरे दूरी तक चलने में लगा समय होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2/3 सेकंड होगा। प्रश्न क्रमांक 109 है, कोयले को जलाने पर निम्न में से कौन सी समस्या संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी होगा, अम्ल वर्षा होगा, विषाक्त धातु इंट्यूरिटी के साथ राख होगा। यानी कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जिसके दहन से मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx एवं अन्य गैस सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध होती हैं। यानी कि SO2 एवं NOx वर्षा जल से क्रिया कर क्रमशः H2SO4 एवं NHO3 जैसे अम्ल बनाते हैं, जो वर्षा जल के साथ जमीन पर आते हैं तथा भवन एवं प्राचीन इमारतों, वनस्पति एवं जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। खदान से प्राप्त कोयले में धात्विक एवं अधात्विक अशुद्धियां पाई जाती है, जिनमें कुछ विषैली धातुएं भी पाई जाती है जो कि हानिकारक होती हैं। उज्ज्वलनशील अशुद्धियां राख के रूप में भी शेष रह जाती हैं। प्रश्न 110 है, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण को बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी की ओर चलते हैं, थर्मोकपल को। यानी थर्मोकपल एक ट्रांसड्यूसर है जो थर्मल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है एवं एक जंक्शन बनाने के लिए असमान धातुओं से बने तारों को जोड़ा जाता है। प्रश्न 111 है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 200 है, तब मूलधन कितना था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 80,000 था। प्रश्न क्रमांक 112 है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा?
जिसे 5% लाभ पर तथा 5% हानि पर बेचे जाने पर विक्रय मूल्यों का अंतर 60 हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 600 होगा। प्रश्न 113 है, एक व्यक्ति अपने संपत्ति को अपने 3 उत्तराधिकारियों के बीच 3:5:6 के अनुपात के वितरित कर देता है तथा शेष संपत्ति स्वयं एवं पत्नी के नाम पर 1.8 के अनुपात में वितरित करता है। यदि उसके स्वयं के पास 1 लाख बच जाते हैं तो वितरण के पूर्व उसके पास कितनी संपत्ति थी? उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 114 है, एक गांव की जनसंख्या 790 है जिसमें 4660 महिलाएं हैं। यदि उस गांव में 60% साक्षर हैं, जिसमें महिला 70% साक्षर हैं, तो शिक्षित पुरुषों की संख्या क्या होगी? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 1514 होगा। प्रश्न 115 है, एक रेलगाड़ी प्रश्न 115 है, एक रेलगाड़ी 165 किलोमीटर की यात्रा 95 मिनट में तय एक रेलगाड़ी 165 किलोमीटर की यात्रा 95 मिनट में तथा शेष 73 किलोमीटर की यात्रा 1500 सेकंड में तय करती है, तो रेलगाड़ी की औसत गति क्या है? इसका सही ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 119 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। प्रश्न 116 है, संतुलित रासायनिक समीकरण से सूचना जो प्राप्त नहीं होता है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर चलते हैं, तो वो कहता है कि रासायनिक परिवर्तन को पूर्ण होने में लगा समय। यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों दोनों में समान प्रकार के परमाणु समान संख्या में विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार अभिक्रिया के दोनों ओर परमाणु की संख्या, मेलों की संख्या, परमाणु द्रव्यमान एवं गैसीय अभिक्रियाओं में आयतन समान होते हैं, जबकि संकलित रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय नहीं प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न 117 है, हाइड्रोजन परमाणु निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉन संक्रमण में सर्वाधिक ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, n=1 से n=2 में। प्रश्न 118 है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में निर्दिष्ट है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CO2 CH4 H2O NO2। ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में उपस्थित वे गैस जो सूर्य के प्रकाश के विकिरण से ऊष्मा अवशोषित कर वायुमंडल का तापमान बढ़ाने का कार्य करती है, ग्रीन हाउस गैस कहलाती है, जैसे CO2 CH4 H2O वाष्प और N2O। प्रश्न 119 कहता है कि निम्न विधियों में कौन सा एक विधि से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड को प्रबलता से गर्म करने में। ठीक है, क्योंकि प्रश्न 120 है, नाइट्रोजन एक यौगिक जो अम्लीय प्रकृति का है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि NH3। नाइट्रोजन का यौगिक NH3 यानी कि अम्लीय प्रकृति का है, क्योंकि यह H+ आयन देता है। इसका रासायनिक नाम हाइड्रोजन अम्ल है। इसे हाइड्रोजन एजिक अम्ल अथवा एजोमाइट भी कहते हैं। NH3 = N3+H+ आयन। प्रश्न 121 से प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सामान्यतः ऑप्शन ए की ओर जाता है कि धारा का औसत मान 0 होता है। प्रत्यावर्ती धारा है ना, एल्टरनेटिंग करंट वह विद्युत धारा जिसमें परिमाण एवं दिशा वैकल्पिक एवं समय समय पर बदलते रहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा इसी कहलाती है। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का औसत मान 0 होता है, क्योंकि धनात्मक अर्ध चक्र का क्षेत्रफल ऋणात्मक अर्ध चक्र के क्षेत्र से ठीक बराबर होता है, अतः वैकल्पिक धारा का औसत मान 0 होता है। सही है। प्रश्न 122 से लेजर का अद्वितीय गुण निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, यानी द्विशात्मक है, क्योंकि जब दो तरंग एक समान आवृत्ति एवं तरंगदैर्ध्य की होती हैं, सुसंगत तरंगें कहलाती हैं। लेजर का प्रयोग आमतौर पर सुसंगत प्रकाश स्रोत के रूप में किया जाता है। इस सुसंगत किरणों को बहुत दूरी तक बिना छीन हुए भेजा जा सकता है, अर्थात एक दिशा में बहुत दूरी तक भेजा जा सकता है। प्रश्न 123 से कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो CPU को कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी है। ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। यह कंप्यूटर के CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का वह भाग है जो अंकगणित एवं तार्किक गणना करता है। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन कहा जाता है, जो कंप्यूटर को जटिल अंकगणित एवं तार्किक संचालन करने की अनुमति देता है। प्रश्न 124 से कंप्यूटर में इंटरनेट के द्वारा किसी फाइल को अपने कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि फॉरवर्डिंग कहते हैं। कंप्यूटर में फॉरवर्डिंग एक डिवाइस से डेटा एकत्र करने और उसे दूसरे डिवाइस पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। फॉरवर्डिंग अग्रेषण केवल उन पैकेटों को अग्रेषित करता है जो मध्यवर्ती राउटर में आते हैं। इस क्रिया में केवल पैकेटों को किसी अन्य संकलन नेटवर्क पर अग्रेषित किया जाता है। प्रश्न 125 है, जब 90% शुद्ध चूने के पत्थर से 10 ग्राम को प्रबलता के साथ गर्म करने पर HTP पर मुक्त CO2 का आयतन कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2.016 L होगा। प्रश्न 126 है, यदि 27
27 का वर्ग m बराबर 81 का वर्ग n, तब m स्क्वायर बराबर एम एन बराबर क्या होगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4:4:3 होगा। प्रश्न 127 है ना, 49n+49n+49n+49n बराबर बराबर 7, 20, 21, तब n बराबर कितना हो? सही आंसर ऑप्शन 10 होगा। प्रश्न 128 है, यदि एक संख्या एवं उसके व्युत्क्रम को जोड़ने पर 6 हो जाता है तब उसके वर्ग एवं उसके व्युत्क्रम के वर्ग को जोड़ने पर क्या योग प्राप्त होगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा यानी 34 होगा। प्रश्न 129 है, यदि दो क्रमागत पदों के समानांतर के 6 पदों वाली श्रेणी का अंतिम पद प्रथम पद का 6 गुना हो तब इस चौथा पद क्या होगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी निर्धारित नहीं किया जा सकता हो। प्रश्न 130 से 3 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर बैठा एक मोर पोल की ऊंचाई से पोल से 3 गुना दूरी पर एक सांप को पोल की तरफ आते हुए दिखता है, तब पोल के कूदकर पोल से कितनी दूरी पर वह सांप को पकड़ लेगा यदि दोनों समान वेग से चल रहे हो? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 मीटर। प्रश्न 131 से 5 जगत वर्गीकरण में प्राणी समभोजी प्रकार की पोषण विधि निम्न में से किस जगत में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी है यानी एनीमेलिया में पाई जाती है। प्राणी जगत किंगडम एनीमेलिया इस जगत के जीव विषम कोशी तथा सुकेंद्रीय कोशिकाओं वाले जीव होते हैं। ये बहुकोषीय जीव होते हैं, इनमें कोशिका युक्ति नहीं पाई जाती है। ये जीव भोजन के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं। पाचन के दौरान भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर उसके पोषण की विधि प्राणी समभोजी प्रकार की होती है। प्रश्न 132 है, कोशिका विभाजन की निम्न में से किस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी पाश्चावस्था। कोशिका विभाजन की पक्ष अवस्था में गुणसूत्र विखंडित होते हैं और अर्ध गुणसूत्र अलग होते लगते हैं। अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। अंत्यावस्था सूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था के प्रारंभ में अंत्यावस्था गुणसूत्र जो क्रमानुसार अपने ध्रुवों पर चले गए हैं असंगनी होकर अपनी संपूर्णता खो देते हैं। प्रश्न 133 देखेंगे हम, एक परितंत्र में प्रथम पोषण स्तर का निर्माण निम्न में से कौन सा करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं करता है। वे घटक जो प्रकृति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं एवं अन्य घटकों को पोषण प्रदान करते हैं प्रथम पोषक अथवा स्वपोषी घटक कहलाते हैं। ये घटक प्रकाश एवं अन्य अकार्बनिक घटकों का प्रयोग कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये घटक प्राथमिक पोषक स्तर कहलाते हैं, जैसे पादप, पलवक, घासें, वृक्ष आदि। प्रश्न 134 से निम्न में से कौन सा मनुष्यों में एक विषाणु रोग है? तो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सामान्य जुकाम होता है। सामान्य जुकाम एवं ऊपरी श्वसन तंत्र संबंधी संक्रामक रोग है जो विषाणु द्वारा होता है। यह मनुष्य में सर्वाधिक सामान्य संक्रामक रोग है जो राइनो वायरस के कारण होता है। यह रोग वायु में बूंदों के माध्यम से या संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। जबकि न्यूमोनिया अमीबियोसिस एवं रिंगवर्म जिसको हम दांत क्रमशः जीवाणु कॉको द्वारा होने वाले रोग हैं। एडीज मच्छर निम्न में से किस रोग के वाहक हैं? तो वो है एडीज मच्छर जो है वो डेंगू के हैं यानी ऑप्शन नंबर डी है। एडीज मच्छर आमतौर पर दिन के समय काटते हैं। ये मच्छर डेंगू, चिकनगुनिया की और शहरी पीला बुखार आदि रोग के वाहक होते हैं। हस्तांतरण जीका वायरस विषाणु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में एडीज जीन्स मुख्य रूप से एडीज इजिप्टी के संक्रमित मच्छरों द्वारा फैलता है। प्रश्न 36 से 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो इनमें त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है यानी 16:81 होगा। यदि एक आयतन की लंबाई में 20% की वृद्धि हुई और चौड़ाई में 20% कमी आई तो आयतन के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि 4% में कमी होगी। प्रश्न 138 से प्रत्येक 12 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन बराबर से जोड़ दिए गए परिणामी घन आपका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1440 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न 139 से 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि 1:9 होगा। प्रश्न 140 से एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन क्या होगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 396 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। प्रश्न 141 हम देखेंगे, एक गर्म एवं दूसरी ठंड दो वस्तुओं को निर्वात में रखा गया है। कुछ समय के पश्चात गर्म वस्तु के ताप में क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि विवरण के कारण कम हो जाएगा। विवरण के कारण गर्म वस्तु का तापमान कम हो जाएगा। विवरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण
के विकिरण के कारण गर्म वस्तु से उष्मा ठंडे वस्तु में चली जाएगी, जिससे गर्म वस्तु कुछ समय बाद ठंडी एवं ठंडी वस्तु गर्म हो जाएगी। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जबकि दोनों वस्तुओं का तापमान बराबर न हो जाए। प्रश्न 142 है, बर्फ के दो ब्लॉक को जब एक साथ दबाकर एक बनाया जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी की ओर चलते हैं। ये कहता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलना घटता है, यानी बर्फ में दो ब्लॉक को एक साथ दबाकर एक बनाया जाता है। क्योंकि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलना घटता है, इसलिए जब हम दो बर्फ में ब्लॉकों को एक साथ दबाते हैं तो अत्यधिक दाब के कारण सिरों पर बर्फ पिघल जाती है और दोनों की संपर्क सतह के बीच जल की एक पतली परत बन जाती है, और जब दाब हटा दिया जाता है तो जल की परत जम जाती है और बर्फ में दोनों ब्लॉक जम जाती है। प्रश्न 143 देखेंगे, दो समांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनंत पर दिखाई देंगे। दो समांतर दर्पणों के बीच 0 डिग्री का कोण होता है, जिसमें प्रतिबिंबों की अनंत संख्या होती है। एक दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब दूसरे दर्पण के लिए वस्तु का कार्य करता है तथा दूसरे दर्पण से बनने वाला प्रत्येक प्रतिबिंब पहले दर्पण की वस्तु का कार्य करती है, अतः प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। प्रश्न 144 है, यदि एक वस्तु को एक उत्तल लेंस से f/2 दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब होगा। तो सबसे आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि एक फोकस पर आभासी और अपने आकार का दोगुना होगा। प्रश्न 145, जब प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम गुजरता है तो भौतिक राशि को परिवर्तित नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी है, आवृत्ति में, क्योंकि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने पथ से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यह घटना तब होती है जब दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। उपयुक्त घटना के दौरान प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न 146 से तीन भिन्न बिंदुओं का उपयोग करके निम्न में से कौन कौन आकृति नहीं बनाई जा सकती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी शंकु नहीं बनाई जा सकती है। प्रश्न 147 से निम्नलिखित शिक्षण की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि क्लासरूम ऑपरेशनल। गणित शिक्षण की सबसे बड़ी समस्या कक्षा का संचालन अर्थात क्लासरूम ऑपरेशंस की है, यानी शिक्षक द्वारा शिक्षा में एक उचित क्रम का व्यावहारिक पालन करना कक्षा का संचालन के अंतर्गत आता है। प्रश्न 148 से पढ़ने सीखने का संसाधन जियोजेब्रा का उपयोग द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर अंधों के लिए जियोजेब्रा का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जियोजेब्रा एक उपकरण है जो कि एक संवाद आधारित अनुप्रयोग है जो गणित में विभिन्न अवधारणाओं के दृश्य प्रस्तुतिकरण के लिए जाना जाता है, अतः यह अंधे लोगों के लिए उपयोगी नहीं होता है। प्रश्न 149 से गणित के पुस्तक का प्रत्येक अध्याय अभ्यास प्रश्नावली से अंत होता है, इसके पीछे की अवधारणा क्या है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी सीखने का अवसर बढ़ाना होता है। यानी गणित एक तार्किक एवं गणना संबंधित विषय है जो रहने पर नहीं वरन समझ विकसित करने एवं वैचारिक समझ को बढ़ाने के लिए पढ़ा जाना चाहिए। अतः गणित की किताबों में सीखने के लिए अवसरों को बढ़ाने के लिए पाठ के अंत में अभ्यास कार्य दिए जाते हैं। प्रश्न 150 से उच्चारण कक्षाओं के सवालों की चर्चा प्राथमिक स्तर पर करने का तात्पर्य क्या है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी आगे पढ़ने के लिए दिलचस्प पैदा करना होता है। अब हम चतुर्थ भाग में आ चुके हैं, सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में हम क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर। कश्मीर में कौन सा सूफी सिलसिला मध्यकालीन समय से ज़्यादा लोकप्रिय था तथा जिस पर शैवाइक भक्ति परंपरा का प्रभाव था। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी ऋषि सिलसिला। कश्मीर में ऋषि सिलसिला मध्यकालीन समय में ज़्यादा लोकप्रिय था तथा जिस पर शैवाइक भक्ति परंपरा का प्रभाव था। नंदू ऋषि का नूरुद्दीन वली कश्मीर घाटी के एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। उन्होंने ऋषि सूफी संप्रदाय के संस्थापक के रूप में पहचाना जाता है। नंदू ऋषि को लोग अलमरव ए कश्मीर मानते हैं। नूरुद्दीन वली की दरगाह सभी कश्मीर समुदायों के आकर्षक का केंद्र और कश्मीर में सूफी का प्रतीक है। प्रश्न 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अकबर की राजपूत नीति के संबंध में असत्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि राजपूतों को कुछ हद तक मुसलमानों की तुलना में छोटे पद पर नियुक्त किया गया था। राजपूतों के साथ अकबर का गठबंधन एक राजनीतिक गठबंधन के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच घनिष्ठ संबंधों के एक साधन के रूप में विकसित हुआ। अकबर की राजपूत नीति के अंतर्गत राजपूतों को सैनिक और प्रशासनिक पद सम्राट में दिए गए। राजपूतों को मुसलमानों के समकक्ष सैनिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में माना गया। राजपूतों को प्रशासकीय मुखिया मुगल प्रांतों में बनाया गया। प्रश्न 93 है, कौन सा पद मुगलों के केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो, यानी वकील या वजीर केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी कि मुगल प्रशासन सैन्य शक्ति पर आधारित एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी जो नियंत्रण एवं संतुलन पर आधारित थी। अकबर के शासनकाल में 4 मंत्री थे, यानी वजीर, वकील, दीवान, मीरबख्शी एवं सद्र। वकील या वजीर केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखा जाता था। यह साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था। इसे सैनिक एवं असैनिक दोनों मामलों में असीमित अधिकार प्राप्त थे। प्रश्न 94 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मुगल काल में
भूमि कर निर्धारण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी? तो ऑप्शन नंबर बी यानी जब्ती थी। जब्ती प्रणाली मुगल कालीन राजस्व निर्धारण की महत्वपूर्ण प्रणाली थी। इसकी शुरुआत शेरशाह सूरी के शासनकाल में मानी गई है। अकबर के शासनकाल में कई बदलावों के साथ इनमें अंतिम रूप ग्रहण किया। अकबर के अधीन अपनाई गई जब्ती व्यवस्था की विशेषताएं निम्न थी। भूमि की नाप अनिवार्य थी। प्रत्येक फसल के लिए दस्तूर अमल या दस्तूर नामक नगद राजस्व निर्धारित किया गया था। सभी वसूली नगद में ही की गई थी। प्रश्न 95, कौन सा मुगल मकबरा इस दृष्टि से समझा जाए कि यह ताजमहल की प्रकृति है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी आगरा में स्थित एतमादुद्दौला मकबरा है। आगरा में स्थित एतमादुद्दौला के मकबरे को ताजमहल की प्रकृति माना जाता है। ताजमहल जैसी सुंदर नक्काशी वाले इस मकबरे का निर्माण सन 1622 से 28 के बीच जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। यह अकबर, मिर्जा गयास बेग और उनकी पत्नी असमत बेगम की कब्र है। जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के पिता गियास बेग को इत्मादुद्दौला का खिताब दिया था। प्रश्न 96 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था उत्तरदायी सरकार कहलाती है क्योंकि यहाँ संसदीय शासन है। क्योंकि संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधाई के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। इस प्रणाली में राज्य का मुख्य राष्ट्रपति तथा सरकार का मुख्य प्रधानमंत्री अलग अलग व्यक्ति होते हैं। प्रश्न 97 है, एक अधिकार मूल अधिकार कब कहलाता है यदि? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1, 3 और 4। देखते हैं इसको कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों को उल्लेख किया गया है। मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी या सुरक्षा दी जाती है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। यह अधिकार स्थायी नहीं है, अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन शक्ति के माध्यम से इसको घटा बढ़ा सकती है। मूल अधिकार असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य है। राज्य द्वारा युक्त निबंधों के आधार पर इसको सीमित किया जा सकता है। प्रश्न 98, सर्वोच्च न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता को कैसे संरक्षित करता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 सही है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा संविधान की सर्वोच्चता को संरक्षित करता है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित किया गया है। यह 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय का ही प्रतिरूप है। यह संघीय न्यायालय होने के साथ साथ अपीलीय न्यायालय भी है। प्रश्न 99 है, राज्यसभा के उपसभापति को पदच्युत करने के विषय में सही क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। 2 और 4 सही है क्योंकि राज्यसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति को निम्न आधारों पर पदच्युत किया जा सकता है। राज्यसभा की अवधि समाप्ति पर, सभापति को अपना त्यागपत्र देकर, राज्यसभा के समस्त राज्यों के समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करके। ऐसी संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए 14 दिन की पूर्ण सूचना आवश्यक है। प्रश्न 100 सही क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक कर रख सकती है। यानी वे सभी विधेयक जिसका संबंध वित्तीय मामलों से होता है वित्त विधेयक कहलाते हैं। हर धन विधेयक होता है। बताओ यार, सर नहीं आए, रुक जाओ ना, सर को आने दो। वे सभी विधेयक जिनका संबंध वित्तीय मामलों से होता है वे वित्त विधेयक कहलाते हैं। हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है किंतु हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। वित्त विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। वित्त विधेयक लोकसभा में पेश किए जाने के बाद राज्यसभा में पेश किया जाता है। वित्त विधेयक संबंध में साधारण विधेयक से संबंधित सारी शक्तियों का प्रयोग राज्यसभा को प्राप्त है, अर्थात वह इसे संशोधन भी कर सकती है, इसे रोक सकती है, इसे खारिज भी कर सकती है। प्रश्न 101 है, आरंग के जैन मंदिर को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी भाड़ देवल कहा जाता है। आरंग के जैन मंदिर को भाड़ देवल मंदिर कहा जाता है। आरंग का भाड़ देवल मंदिर छत्तीसगढ़ में जैन धर्म का सबसे प्रमुख एवं सुरक्षित मंदिर है। रायपुर जिले में स्थित आरंग जैन मंदिर 9वीं शताब्दी में हैहय वंशी शासकों के समय निर्मित किए जाते थे। प्रश्न 102 है, इस राज्य की केशकाल घाटी में स्थित सती मंदिर का अन्य नाम क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी तेलिन मंदिर। केशकाल घाटी को तेलिन घाटी नाम से भी जाना जाता है। इस घाटी के माध्यम से तेलिन माता का मंदिर स्थित है। बस्तर को भारत के अन्य हिस्सों में जोड़ने वाला रास्ता NH3 केशकाल की घाटी से गुजरता है।
यह घाटी अपने घुमावदार सड़कों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 103 है, महानदी के उद्गम स्थल पर होने वाली माघ पूर्णिमा का मेला किस ऋषि के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि श्रृंगी ऋषि के नाम से जाना जाता है। महानदी के उद्गम स्थल पर होने वाला माघ पूर्णिमा का मेला श्रृंगी ऋषि नाम पर लगता है। सिहावा की पहाड़ियों पर महेंद्रगिरी के नाम से प्रसिद्ध त्रेता युग के प्रसिद्ध ऋषि श्रृंगी का आश्रम है। यह स्थान महानदी का उद्गम है। श्रृंगी ऋषि का आश्रम तांत्रिक पूजा का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। असहयोग आंदोलन के पूर्व 1920 के निम्नलिखित घटनाओं को उनकी तिथि नियुक्त कीजिए, है ना। रायपुर में राजनीतिक सम्मेलन 17 मार्च 1920, बिलासपुर में रॉकेट विरोधी काला दिवस 20 मई 1920, राजनांदगांव में प्रथम मजदूर आंदोलन का प्रारंभ अप्रैल 1920, कंडेल ग्राम में धमतरी के नेताओं की सभा सितंबर 1920। दाऊ रामचंद्र देशमुख का लोकनाट्यकारी के कहानीकार है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी पद्मलाल पूनालाल बख्शी हैं। दाऊ रामचंद्र देशमुख का लोकनाट्यकारी के कहानीकार पंडित पद्मलाल पूनालाल बख्शी हैं। दाऊ रामचंद्र देशमुख ने सन 1984 में कारी नाटक का मंचन किया जिसमें नारी उत्पीड़न व सामाजिक कुरीतियों पर जबरदस्त चोट की गई थी। पंडित पद्मलाल पूनालाल बख्शी, जिन्हें मास्टर जी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार थे। इसका जन्म 27 मई 1894 को खैरागढ़ राजनांदगांव में हुआ था। प्रश्न 106 एटाल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। बूढ़े कैनाल के आकार वाली प्रवाल भित्ति और लाल सागर, चीन सागर और ऑस्ट्रेलिया सागर में अधिक पाए जाते हैं। प्रवाल भित्तियों के 3 मुख्य प्रकार फ्रीजिंग बैरियर और एटाल है। एटाल घोड़े के नाल के आकार वाली प्रवाल भित्ति है। एटोल आमतौर पर गोलाकार या अंडाकार आकार के होते हैं, जिनके केंद्र में एक खुला लेगून होता है। इसका निर्माण द्वीप के सागरीय जल में डूब जाने अथवा सागर तल के ऊपर उठने की प्रक्रिया में होता है। ये भित्तियां उथले लेगूनों के किनारे पर अवस्थित होती हैं। भारत स्थित है, ऑप्शन नंबर बी यानी 8 से 4 उत्तर से और 37.6 उत्तर से। पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत की मुख्य भूमि 8 अंश 4 से 37 अंश 6 उत्तरी अक्षांश और 68 अंश 7 से 97 अंश 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, जबकि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 अंश 4 से 37 अंश 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई 32-14 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई 29-33 किलोमीटर है। इसकी स्थल सीमाओं की लंबाई लगभग 15-200 किलोमीटर है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 108 प्रश्न निम्न कथन में ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि अलमाटी बांध कर्नाटक में कृष्ण नदी पर स्थित एक जल विद्युत परियोजना है। मेट्टूर बांध तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। गांधी सागर जल संग्रह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी पर है, अतः केवल कथन 3 सही है। प्रश्न 109 है, निम्न में से कौन से राज्य में जून से सितंबर माह के दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जम्मू एवं कश्मीर से। जम्मू एवं कश्मीर राज्य में जून से सितंबर माह में दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा नहीं होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारतीय क्षेत्र में वर्षा का प्रारंभ होता है, जो जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है। इस दौरान देश में वार्षिक वर्षा का लगभग 75% प्राप्त होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं हैं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। प्रश्न 110 से सही युग्म बनाइए। तो इसका सही युग्म है पाली क्रांति जो है तिलहन उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए, हरित क्रांति जो है कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए, नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन बढ़ावा देने के लिए, भूरी क्रांति जो है उन उत्पादों को उत्पादन वृद्धि हेतु है। तो प्रश्न 111 है, गुप्त काल के किस ग्रंथ में गुप्तों की राजनीति और प्रशासन का सुंदर विवरण है? तो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कामंदक लिखित नीतिसागर, है ना। गुप्तकालीन ग्रंथ नीतिसागर में जो कामंदक द्वारा रचित है, गुप्तों की राजनीति और प्रशासन का सुंदर विवरण मिलता है। वास्तव में यह ग्रंथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सारभूत सिद्धांतों, मुख्यतः राजनीति विद्या का प्रतिपादन करता है। नीतिसार में 20 सर्ग तथा 36 प्रकरण है। यह श्लोकों के रूप में है। प्रश्न 112 है, सूची कुछ 2 में नीचे है, सही सम्मिलित कीजिए। आर्यभट्ट सूर्य सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त खंड खाधक, बराहमिहिर बृहत संहिता, भास्कर सिद्धांत शिरोमणि, पिलाकप्या हस्त्यायुर्वेद। 113 है प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी और उच्च बिहार क्षेत्र में मध्यकाल में कौन महत्वपूर्ण भक्ति संत विद्यमान था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर डी यानी कि शंकरदेव थे। ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी और कुछ बिहार क्षेत्र में प्रमुख मध्यकालीन भक्ति संत शंकरदेव विद्यमान थे। श्रीमंत शंकरदेव एवं वैष्णव संत थे जिनका जन्म 1449 ईस्वी में आश्रम के नौगांव जिले में हुआ था। उन्होंने नव वैष्णव आंदोलन शुरू किया था। प्रश्न 114 देखेंगे, कृष्ण भक्ति शाखा के दो संत हुए। तो उनके दो संत हुए ऑप्शन नंबर सी यानी कि सूरदास और मीराबाई हुए। सूरदास और मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा के दो प्रमुख संत हैं। मीराबाई 16वीं शताब्दी की एवं कृष्ण भक्त और कावित्री थीं। उन्होंने राजस्थानी और ब्रज भाषा में पदों की रचना की। सूरदास भगवान कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने ब्रज भाषा में 3 ग्रंथ सुरसावली, सुरसागर एवं साहित्य लहरी की रचना की। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख संत थे। कबीर के ईश्वर निराकार और निर्गुण थे। ये निर्गुण भक्ति शाखा के संत थे। प्रश्न 115 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है ना। सूची 1 को शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अब्दुल कादिर जिलानी कादिरिया, शेख अब्दुल्ला सत्तारी। प्रश्न 116 है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण को बल देना चाहिए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षण को सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर बल देना चाहिए। सामाजिक अध्ययन बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को अपने पर्यावरण का ज्ञान, मानवीय संबंधों को समझने की योग्यता, समाज में घट रही घटनाओं के बीच संबंधों की खोज करने की क्षमता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। प्रश्न 117 है, प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसने किया था। तो प्रोजेक्ट विधि का जो विद्यार्थन किया था वो किलपेट्रिक थे, क्योंकि प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता विलियम किलपेट्रिक हैं। वे प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री डीवी के शिष्य थे। प्रोजेक्ट विधि में बालक द्वारा ही किसी समस्या को प्रोजेक्ट के माध्यम से पूर्ण संलग्नता से सामाजिक वातावरण में हल किया जाता है। छात्र जो कुछ भी सीखता है वह क्रियाशील होकर सीखता है तथा वह जो क्रिया सीखता है वो सामाजिक जीवन से संबंधित होती है। प्रश्न 118 निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि का नियम सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, तैयारी का नियम सही है, क्योंकि तैयारी का नियम प्रोजेक्ट विधि से संबंधित नहीं है। प्रोजेक्ट विधि के नियम एवं सिद्धांत हैं, क्योंकि उद्देश्य पूर्ण संबंधी सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है, उपयोगिता का सिद्धांत है, वास्तविकता संबंधी सिद्धांत है और अनुभव संबंधी सिद्धांत है और स्वतंत्रता से संबंधित सिद्धांत है और समन्वय का सिद्धांत है। प्रश्न 119 है, प्रोजेक्ट आधारित सीखना विद्यार्थियों में विकसित करता है। तो वो ऑप्शन नंबर डी करता है, खुद सभी करता है, आलोचनात्मक सोच करता है, सहयोग करता है, सृजनात्मक करता है। ये इसलिए करता है कि प्रोजेक्ट आधारित सीखना विद्यार्थियों में निम्न क्षमता का विकास करता है। प्रोजेक्ट प्रणाली में छात्रों को जीवन की वास्तविक शिक्षा दी जाती है। छात्र जीवन की यथार्थ समस्याओं को हल करना सीखते हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली छात्रों का सर्वांगीण विकास करती है। वे कार्य का स्वमूल्यांकन करते हैं और समस्याओं को अपने प्रयास द्वारा हल करते हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली में छात्र अपने उत्तरदायित्व को समझने का पाठ सीखता है। यह शिक्षा प्रणाली सह संबंध पर आधारित है। यह प्रणाली विद्यालय और समाज के मध्य संबंध स्थापित करती है। सामाजिक अध्ययन के कौन से क्षेत्र में प्रोजेक्ट आधारित सीखना लागू हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी है, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों तथा यह अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास आदि क्षेत्रों में प्रोजेक्ट आधारित सीखना लागू हो सकता है। प्रोजेक्ट योजना विधि शिक्षण की नवीन विधि मानी जाती है। विद्यार्थियों को क्रियात्मक रूप से विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में प्रोजेक्ट विधि का बहुत महत्व है। प्रश्न 121 देखेंगे हम, सामाजिक अध्ययन एक है। तो सामाजिक अध्ययन एक है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाते हैं, बौद्धिक एवं प्रयोग विषय में। सामाजिक अध्ययन एक बौद्धिक एवं प्रयोग विषय है। सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य नागरिक क्षमता को बढ़ावा देता है। सामाजिक अध्ययन में मानव के नागरिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आदि सही पक्षों का विवेचन किया जाता है। साथ ही सामाजिक अध्ययन मनुष्य के सामाजिक तथा भौतिक वातावरणों का विवेचन करके उनकी अन्योन्याश्रितता को भी स्पष्ट करता है। प्रश्न 122 है, किसने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन नंबर बी यानी स्पेंस ने कहा था, स्पेंसर ने कहा था, हार्वर्ड स्पेंसर ने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन अनुकूल की प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है। हार्वर्ड स्पेंसर डार्विन के जैविक विकास के सिद्धांत में विश्वास रखता है और कहता है कि मानव समाज विकास के अनेक अवस्थाओं से गुजरते हुए छोटे छोटे मानव समूह तथा सरल सामाजिक ढांचों से निकलकर हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो। बोलिए बोलिए हेलो। बोलिए ना। हेलो। हाँ बोलिए, हेलो। ये पॉलीग्राफ हॉस्पिटल से बोल रहा था, डेंगू का से। ले आइए ले आइए। अरे आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा, हमारे सैटरडे है तो बंद होगा। नहीं है, इधर रखिए। हम ले आइए, ले आइए।
हम थे सामाजिक अध्ययन में कौन से क्षेत्र प्रोजेक्ट आधारित सीखना लागू हो सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी है। सामाजिक विज्ञान के प्रोजेक्ट क्षेत्र यथा अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास आदि क्षेत्रों में प्रोजेक्ट आधारित सीखना लागू हो सकता है। प्रोजेक्ट योजना विधि शिक्षण की नवीन विधि मानी जाती है। विद्यार्थियों को क्रियात्मक रूप से विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में प्रोजेक्ट विधि का बहुत महत्व है। प्रश्न की देखेंगे, सामाजिक अध्ययन एक है, तो सामाजिक, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बौद्धिक एवं प्रयोग विषय। सामाजिक अध्ययन एक बौद्धिक एवं प्रयोग विषय। सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य नागरिक क्षमता को बढ़ावा देना है। सामाजिक अध्ययन में मानव के नागरिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आदि सभी पक्षों का विवेचन किया जाता है। साथ ही सामाजिक अध्ययन मनुष्य के सामाजिक तथा भौतिक वातावरणों का विवेचन करके इसकी अन्योन्याश्रित को भी स्पष्ट करता है। प्रश्न 122 देखेंगे, किसने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की प्रक्रिया प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि स्पेंसर ने कहा था। ठीक है, हार्वर्ड स्पेंसर ने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन अनुकूल की प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है। हर्बर्ट स्पेंसर डार्विन की जैविक विकास के सिद्धांत के विश्वास रखता है और कहता है कि मानव समाज विकास के अनेक अवस्थाओं से गुजरते हुए छोटे छोटे मानव समूहों का सरल सामाजिक ढांचों से निकलकर आधुनिक काल में मौजूद विशाल एवं जटिल सामाजिक संरचनाओं तक पहुंचता है। इसे सामाजिक डार्विन भी कहा जा सकता है। प्रश्न 123 देखें, अनुदेशात्मक उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी हैं। यानी अनुदेशात्मक शैक्षणिक उद्देश्यों एक विशेष अध्यापक निष्पादित उसे पूरा करने के लिए व्यवहार और उसे मापने एवं मूल्यांकन के लिए उचित साधनों को निर्धारित करता है। ऐसा मूल्यांकन निर्देशात्मक कथनों पर आधारित होते हैं। जैसे अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्रकृति विशिष्ट और व्यवहारगत होती है। ये उपलब्धि का न्यूनतम स्तर निर्धारित करते हैं, विशेष तौर पर यह जानने के लिए कि उचित अधिगम स्तर प्राप्त हुआ है या नहीं। ये उद्देश्य उन मध्यस्थ परिस्थितियों का वर्णन करते हैं जिसके अंतर्गत व्यवहार को प्राप्त करता है। प्रश्न 124 देखेंगे, सामाजिक विज्ञान में चिंतनशील शिक्षण को नियमित शिक्षण से अधिक पसंद किया जाता है, क्योंकि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि इसका मतलब लचीलापन, विश्लेषण और सामाजिक जागरूकता है। यानी सामाजिक विज्ञान में चिंतनशील शिक्षण को नियमित शिक्षण में अधिक पसंद किया जाता है, क्योंकि इसका मतलब लचीलापन, विश्लेषण और सामाजिक जागरूकता है। चिंतनशील शिक्षण निर्देशन का एक दृष्टिकोण है जहाँ शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों, राजनीतियों और परिणामों का आत्मविश्लेषण करते हैं। चिंतन शिक्षण से शिक्षकों और छात्रों दोनों को समान रूप से लाभ होता है। प्रश्न 125 है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी में से सभी। क्योंकि सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण विधियों और शिक्षक तकनीकों का भी ज्ञान होना चाहिए। इसलिए चाहिए कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को निम्न गुण होने चाहिए। देखते हैं कौन कौन से गुण है। मानवीय गुण है, शिक्षा संबंधित गुण है, रचनात्मक दृष्टिकोण है, शिक्षण विधियों में निपुण है और सामाजिक समस्याओं का ज्ञान है और लोकतांत्रिक एवं व्यापक दृष्टिकोण है, विषय और व्यवसाय के प्रति निष्ठा है और समसामयिक घटनाओं का ज्ञान है। प्रश्न 126 से सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो आइए देखते हैं। हड़प्पा जो है बक्सों में शवाधान था, लोथल है जो दोहरा युगल शवाधान है, और कालीबंगा है ईंटों से बने हुआ कक्ष है, और सुरकोटड़ा है बर्तनों में समाधान है। प्रश्न 127 देखेंगे हम, भारतीय उपमहाद्वीपों के ऐसे दो स्थान जो चावल के साक्ष्य के लिए जाने जाते हैं जो सबसे प्राचीन है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 2 तथा 3 है ना, कोल्डिहवा और मेहरगढ़ है। नहीं, उपयुक्त दिए गए विकल्पों में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा यानी बेलन घाटी में मिलते हैं। नवीनतम स्रोत के अनुसार लहुरादेव यानी कि संतकबीर नगर से धान के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन स्थल से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न 128 निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक संस्कृति के संबंध में सत्य है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी वैदिक संस्कृति के यज्ञों को महत्व दिया है। यानी कि वैदिक सभ्यता जिसे वैदिक संस्कृति या वैदिक काल के रूप में भी जाना जाता है, एक जटिल और विविध सभ्यता थी जो प्राचीन भारत में 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच उत्पन्न हुई थी। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को पुरुषों के अधीन माना जाता था और वे किसी भी बड़े निर्णय लेने में शामिल नहीं होती थी। सार्वजनिक बैठकों में उनकी भागीदारी प्रतिबंधित थी। वैदिक संस्कृति बहुदेववाद पर आधारित थी। वैदिक संस्कृति में यज्ञों को महत्व दिया गया है। महत्वपूर्ण यज्ञों में अश्वमेध, वाजपेय और राजयूष यज्ञ शामिल थे। प्रश्न 129 से निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सही मिलान नहीं है। इसका सही ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि कलिंग जड़ोड़ है। इसका सही मिलान देखते हैं ना। अशोक मौर्य साम्राज्य का एक महान शासक था। अशोक के शासन का काल में प्राचीन 5 प्रमुख प्रांत थे, यानी उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्गगिरी, अवंतीराज उज्जैन और प्राचीन मध्य प्रदेश पाटलिपुत्र और कालिंग जो है तोसली। प्रश्न 133 देखेंगे 130 देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन से शिलालेख में अशोक ने स्वयं को अशोक राजा संबोधित किया था, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। मध्य प्रदेश में गुजरा स्थित छोटी शिलालेख प्रथम है। मध्य प्रदेश के गुजरा दायित्व जिला स्थित
छोटा शिलालेख प्रथम 1924 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। अशोक का यह अभिलेख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ अशोक ने स्वयं को अशोक राजा के रूप में संबोधित किया है, जबकि अन्य अभिलेखों में अशोक ने अपने नाम के स्थान पर देवनागरी प्रियदर्शी का प्रयोग किया है। नोट: अशोक ने 4 लघु शिलालेखों मास्की, गुजरा, नेतुर एवं उडेलगोलन में अशोक नाम मिलता है ना। कनगन हल्ली लेख में राजा अशोक नाम मिलता है। सर्वप्रथम मास्की लेख में अशोक का नाम बढ़स गया है ना, बढ़स गया है। मास्की लेख में देवनागमापियस अशोकस तथा गुर्जर लेख में देवनापिसिपिय दसिनो अशोक राज शौकिन है। प्रश्न 131 देखें, यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के विषय में कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो उस निर्णय पर कौन करेगा? तो सही ऑप्शन नंबर डी, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति। यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के विषय में कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो इसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसी भी समय राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है। प्रश्न 132 देखेंगे, नगर पंचायत में पदेन सदस्य कौन हो सकता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 और 3 है नहीं। राज्य विधानसभा मंडल का सदस्य और लोकसभा का सदस्य जो नगर पंचायत सदस्य है, नगर पंचायत में पदेन सदस्य होता है। नगर पंचायत ऐसे संक्रमणशील क्षेत्रों में गठित की जाती है जो गांव से शहर में परिवर्तित हो रहे हैं। जिन नगरों की जनसंख्या 5,000 से 20,000 तक होती है वहां नगर पंचायत का गठन किया जाता है। प्रश्न 133 से निम्न का युग बनाइए। तो 133 का युग है शीतकालीन अयननाथ। सही आंसर ऑप्शन नंबर शीतकालीन अयननाथ 22 दिसंबर, शरदकालीन विषुव 23 सितंबर, ग्रीष्मकालीन अयननाथ 21 जून और बसंतकालीन विषुव 21 मार्च। प्रश्न 134 देखेंगे, व्यापारिक हवाएं निम्न में से किस अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन नंबर बी है उत्तर एवं 30 दक्षिण। लगभग 30 उत्तरी और दक्षिणी अंशों में क्षेत्रों या उष्णोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रभावित होने वाले पवन को व्यापारिक पवन कहा जाता है। कोरियालिस बल और फेरल के नियम के कारण ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। प्रश्न 135, नदी द्वारा अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान को कहते हैं तो उसको हम कहते हैं पेनी प्लेन कहते हैं। नदी द्वारा अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान को पेनी प्लेन संप्रदाय मैदान कहते हैं। नदी एवं अपर्दनकारी व निक्षेपणकारी कारक हैं जिसमें अपक्षय की सहायता होकर भूतल को आकार देते हैं और उन्हें बदलते हैं। नदी निर्मित स्थलाकृति है भी आकार की घाटी, गार्ज, कैनियम, क्षिप्रिका, विसर्प, जलप्रपात, जलगर्तिका, नदी वेदिका है। प्रश्न 36 सूची 2 से मिला तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं, मिलाते हैं इसको। सबलबाई की संधि 1782, वसीन की संधि 1802 में, देवगांव की संधि 1803 में और राजपुर घाट की संधि 1805। प्रश्न 37 देखो, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के लिए सहायक संधि की नीति अपनाई थी? तो ऑप्शन नंबर है लॉर्ड बेलिंजली। सहायक संधि नीति का उपयोग लॉर्ड बेलिंजली द्वारा किया गया था जो वर्ष 1798 से 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल था। बेलिंजली की सहायक संधि नीति को अपनाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य फ्रांसीसियों को भारत में अपने प्रभाव को पुनर्जीवित करने और विस्तार को रोकना था। इस नीति का उद्देश्य कंपनी को भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनाना, ब्रिटिश अधीन प्रदेशों का विस्तार करना तथा भारत के सभी राज्यों को कंपनी पर निर्भर होने की स्थिति में लाना था। प्रश्न 138 से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बख्त खां दिल्ली, नाना साहब कानपुर, अहमदुल्लाह शाह लखनऊ और कुंवर सिंह आरा। प्रश्न 139 से 1857 के विद्रोह के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर डी असत्य है। यानी 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश ब्राउन की सत्ता स्थापित की गई थी तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया था। इसलिए भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया था। 1857 के विद्रोह के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र जारी किया गया था। 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय राज्यों की सेनाएं समाप्त कर दी गई थी। 1857 के विद्रोह के बाद पील आयोग की रिपोर्ट पर सेना ने सिख और गोरखाओं की भर्ती की गई तथा भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया गया। प्रश्न 140 से निम्नलिखित को ए से बी से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण हमें शरीर चाहिए, परमादेश हम आदेश देते हैं, अधिकार वृक्ष किस अधिकार से, उत्प्रेषण यानी पूर्णतया सूचित कीजिए। प्रश्न 141 से निम्नलिखित में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती जिला नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरगुजा नहीं है। छत्तीसगढ़ में प्रमुख जिलों को स्पर्श करने वाले सीमावर्ती राज्य: उत्तर प्रदेश बलरामपुर, झारखंड बलरामपुर जसपुर, उड़ीसा जसपुर रायगढ़
महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर तथा सुकमा उड़ीसा राज्य। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती 8 जिलों की स्पर्श करती है। आंध्र प्रदेश सुकमा, तेलंगाना सुकमा तथा बीजापुर, महाराष्ट्र बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, राजनांदगांव, मध्य प्रदेश राजनांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर, सूरजपुर, कोरिया तथा बलरामपुर, है ना। प्रश्न नंबर 142 से जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता का प्रतिशत है, तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 60.24%। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की साक्षरता दर 70.3% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.3 व महिला साक्षरता दर 60.24 है। जो जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है। प्रश्न 43 है सिलगट्टी औद्योगिक केंद्र के विकास का प्रमुख कारण है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र की स्थापना है। सिलगट्टी औद्योगिक केंद्र का विकास का प्रमुख कारण दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र की स्थापना है। सिलगट्टी, सिलपहरी और तिफरा बिलासपुर के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। प्रश्न 44 से छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का सर्वाधिक निक्षेपण है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी फुटका पहाड़ है। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का सर्वाधिक निक्षेपण फुटका पहाड़ी कोरबा जिला है। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन मैनपाट क्षेत्र सरगुजा जिला में होता है। प्रश्न 145 से भैंसधारी अभयारण्य कहाँ संबंध नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए है, यह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यही संबंध नहीं है क्योंकि भैंसधारी अभयारण्य कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह मगरमच्छों और नैसर्गिक अभयारण्य है। यहाँ कोटा हैदराबाद मार्ग पर स्थित है। कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। कांगर नदी के नाम पर इस उद्यान का नाम पड़ा है। प्रश्न 146 से पोलीगैमी परिवार प्रतिनिधित्व करता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि पोलीगेमस बहुपल्ली पत्नी परिवार में एक पुरुष कई महिलाओं के साथ रहता है। यह बहुपल्ली परिवार में एक पति और उसकी कई पत्नियां और उनके बच्चे होते हैं। इस प्रकार का परिवार अमेरिका, एशिया, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी में पाया जाता है। प्रश्न 47 जाति के 3 पहलुओं धर्मनिरपेक्ष और वैचारिक एकीकृत को किसने वर्गीकृत किया, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि रजनी कोठारी ने। रजनी कोठारी ने सार्वजनिक गतिविधियों के आयोजन के विशिष्ट उद्देश्य के लिए जाति और राजनीति के बीच संबंध का अध्ययन किया। कोठारी के अनुसार जाति के 3 पहलू हैं, धर्मनिरपेक्ष, एकीकृत और वैचारिक। ये तीनों पहलू एक साथ काम करते हैं। प्रश्न 147 द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेस्टरमार्क 1921 ने। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के लेखक एडवर्ड वेस्टरमार्क थे। एडवर्ड वेस्टरमार्क एक दार्शनिक और समाजशास्त्री थे। 6 खंड वाली यह पुस्तक विवाह संस्था पर जानकारी प्रदान करते हैं। प्रश्न 139 में भारत में फूट लूज लेबर का प्रत्यक्ष देने के लिए किसे जाना जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जॉन ब्रोमेन है। फूट लूज लेबर के लेखक जॉन ब्रोमेन है। भारत में काजी गरीबों के गहन मानव शास्त्रीय अध्ययन में जॉन ब्रेमन इन लोगों के जीवन की जांच करते हैं जिन्हें कृषि श्रम बाजार के बाहर कर दिया गया है, जो आकस्मिक काम पर निर्भर है। प्रश्न 150 में अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय इतिहास का स्रोत नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी लोक साहित्य नहीं है। लोक साहित्य भारतीय इतिहास का स्रोत नहीं है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत, इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला आदि आते हैं। साहित्यिक स्रोत, इसके अंतर्गत धार्मिक साहित्य और धर्मोत्तर साहित्य आते हैं। विदेशी जातियों का विवरण आता है। इसी के साथ हम छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है 2022 को देखेंगे। 2022 का एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में देखेंगे हम। इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।